एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस का संपूर्ण निचोड़ साथियों देखेंगे। यानी कि जो भी साथियों आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी सवालों को देखेंगे। और मैं कहूंगा ये एक वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो गेनिंग वाली वीडियो है, यानी कि यहां से आप बहुत सारे नंबर अपने सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि डिक्टो यहां से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ सब कुछ देखेंगे साथियों इस वीडियो में। शुरू से अंत तक आप लोग बने रहिएगा अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए है। और हिंदी के साथियों इस टेस्ट में आपके लिए 20 क्वेश्चन लिए हैं और 20 क्वेश्चन में से कोशिश कीजिएगा कि 15 से 16 प्रश्न आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कृपण की अगर बात करें, कृपण का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कर्मठ की बात करें कि कर्मठ का विलोम क्या होता है, तो कर्मठ का विलोम आप लोग याद रखेंगे आलसी होता है। सवाल यहां से बन सकता है कि कर्मठ का विलोम आलसी होता है। कठोर की अगर बात करें तो आपको भी पता होना चाहिए भाई कठोर का विलोम क्या होता है, कोमल होता है। कठोर का विलोम कोमल भी होता है, नाजुक भी होता है, मुलायम भी होता है। उसके अलावा सरल शब्द की अगर बात करें, सरल का विलोम क्या होता है, तो कठिन होता है। अगर हम बात करते हैं कृपण की बात करें तो कृपण का विलोम साथियों दाता होता है। क्यों? क्योंकि कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या? कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करके सही वर्तनी वाला शब्द मुझे बता दीजिए कि कौन सा सही लिखा गया। देखिए अगर बात करें तत्काल कैसे लिखा जाता है, तो तत्काल ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर तात्कालिक लिखना हो तो साथियों जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे तात्कालिक लिखा जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए करके जो दिए जाने योग्य ना हो, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। यानी कि जो दिए जाने योग्य ना हो उसको क्या कहा जा सकता है। अच्छा अगर यहां पर हम लोग बात करें क्या जो दिए जाने योग्य हो, अगर आपसे पूछा जाए साथियों जो दिया जाने योग्य हो, क्या जो दिया जाने योग्य हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा साथियों, उसको एक तरीके से देय कहा जाएगा। लेकिन जो दिए जाने योग्य ना हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथियों एक तरीके से अदेय कहा जाएगा। क्या? अदेय कहा जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये आप लोग यहां पर साथियों आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें गेय का मतलब क्या होता है, जो गाया जा सके। क्या साथियों? जो गाया जा सके। आप लोग याद रखेंगे जो गाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, गेय हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना जा सके उसे गेय और जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाएगा। तो यह भी जानकारी आपको साथियों याद रखना है। अगला सवाल देखिए करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इन चारों में से आपको बताने कौन से शब्द की वर्तनी आपको बिल्कुल सही लग रही है। देखिए अगर यहां पर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है दशहरा। दशहरा थोड़ी ना होता है साथियों, क्या होता है, दशहरा होता है। क्या होता है साथियों, दशहरा होता है। अब ये लिखा हुआ है साथियों शायद कार्यक्रम लिखा हुआ है, कार्यक्रम नहीं होता है साथियों। कैसे सही वर्तनी इसकी हो जाएगी, कार्यक्रम कुछ ऐसे लिखा जाता है। और ये लिखा हुआ है जवाब, जवाब नहीं होता है, जवाब होता है। क्या होता है साथियों, जवाब होता है। तो कुल मिला के इन तीन की वर्तनी गलत थी। तो साथियों सही किसकी थी, आराधना ऐसे लिखा जाता है। आर्य के कठिनाई से होने वाले कार्य को क्या कहा जाता है, तो कठिनाई से होने वाले कार्य को साथियों कष्ट साध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कष्ट साध्य कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि वृद्ध का विलोम क्या होता है। तो अगर यहां पर बात करें वृद्ध का साथियों विलोम क्या होता है, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए वृद्ध का विलोम अगर आपसे पूछे तो बालक आपको बता देना है। अगर आपसे युवक का विलोम पूछे तो आपको क्या बताना है साथियों, वृद्ध बता देना है। क्या बता देना, वृद्ध बता देना। अगर आपसे किशोर का विलोम पूछे तो आपको युवा बता देना। क्या? युवा बता देना है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर शिशु का विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको साथियों वयस्क बता देना है। तो जितनी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जानकारी भी आप लोग याद रखें, क्योंकि इन जानकारी से भी डायरेक्ट साथियों सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, तो जिसका जन्म अंडे से हुआ हो तो अंडज कहा जाएगा, जिसका जन्म शरीर से हुआ उसको पिंडज कहा जाएगा। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर इसकी जगह क्या आ जाए, जिसका जन्म जो गर्भ से उत्पन्न हुआ हो उसको भी पिंडज कहा जाए, तो यह भी बिल्कुल सही है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको भी पिंडज, और जिसका जन्म गर्भ से हुआ हो उसको भी पिंडज कहा जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगले में पूछा जा रहा है कि विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा। अब यहां देखिए
देखिए अब कई सारे आपसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मुनि का पर्यायवाची क्या होगा, तो मुनि पता किसको कहा जाता है, साधु संत को कहा जाता है। यानी कि मुनि का पर्यायवाची साधु हो जाएगा, मुनि का पर्यायवाची संत हो जाएगा, उसके अलावा मुनि का पर्यायवाची महात्मा हो जाएगा, और मुनि की अगर बात करें तो मुनि का पर्यायवाची साथियों ऋषि हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर मनीषी शब्द की बात करें कि मनीषी का पर्यायवाची क्या होता है, तो कोविद आपको याद रखना है। क्या मनीषी का पर्यायवाची कोविद हो जाएगा, और मनीषी पंडित को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, पंडित को कहा जाता है। और जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी, तो उसको साथियों एक तरीके से मनीषी कहा जाता है, जो ज्ञानी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तपस्वी की अगर बात करें तो आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे, जो मेहनती होता है, जो मेहनती होता है उसे भी साथियों तपस्वी कहा जाता है। और एक तरीके से अगर बात करते हैं योग साधना, ठीक है, तपस्वी को एक तरीके से क्या कहा जाता है, योग साधना भी कहा जाता है, ठीक है ना। ऋषि की अगर बात करें तो ऋषि का भी मतलब वही होता है, मुनि साधु संत होता है। तो कुल मिला के अगर विद्वान की बात करते हैं तो विद्वान का पर्यायवाची इसमें से मुनि मनीषी हो जाएगा। मनीषी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि देश में उद्योग, ठीक है, देश में उद्योग धंधों की प्रोन्नति हुई है या गति हुई है, प्रगति हुई है या उन्नति हुई है। तो यहां पर आपका खाली जगह में जो शब्द आएगा वो उन्नति शब्द आएगा। क्या, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि किरण का समानार्थी शब्द आपको बताएं। यानी कि किरण की जब हम बात करते हैं इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो किरण को अक्षी अभ्र रश्मि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अक्षी अभ्र नहीं कहा जाता है बल्कि रश्मि कहा जाता है। तो रश्मि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें किरण के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, किरण को साथियों किरण भी कहा जाता है। क्या, किरण भी कहा जाता है। और उसके अलावा अंशु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अंशु भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर हम यहां पर बात करते हैं साथियों, अगर हम यहां पर बात करते हैं और क्या क्या साथियों कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ भी आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। अगर हम अभ्र की अगर बात करें तो अभ्र का मतलब पता क्या होता है साथियों, अभ्र के एक तरीके से इसका पर्यायवाची अमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अमल हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लोगों को यहां पर याद रखना होगी। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल, कह रहे कि उत्तीर्ण का विलोम क्या हो सकता है। तो उत्तीर्ण की अगर बात करें आपको मालूम होना चाहिए, उत्तीर्ण का विलोम साथियों अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अच्छा यहां पर उत्तीर्ण का पूछा गया तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण का पूछा जाए तो उत्तीर्ण हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए विस्तीर्ण का, क्या वित्तीर्ण की अगर बात करें, वित्तीर्ण का क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अवित्तीर्ण हो जाएगा। क्या साथियों, अवित्तीर्ण हो जाएगा वित्तीर्ण का विलोम। उसके अलावा अवतीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो वित्तीर्ण आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अनतीर्ण की अगर बात करें तो अनतीर्ण की अगर बात करें साथियों उत्तीर्ण आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। ये उत्तीर्ण आप लोग ध्यान रखेंगे, अनतीर्ण का विलोम हो जाएगा। तो ये कुछ विलोम शब्द हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि मोहन को डर है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, या मोहन को शंका है कि, या मोहन को आशंका, या मोहन को भय है। तो इस खाली जगह में साथियों शंका शब्द आएगा और पूरा वाक्य बन जाएगा कि मोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, करके दिए गए शब्द का विलोम बताइए। यानी कि आविर्भाव का विलोम आपको यहां पर बताना है। तो आविर्भाव का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है ना। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, तिरोभाव हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। क्या, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसको क्या अजर कहा जाएगा, अमर कहा जाएगा, ऊसर कहा जाएगा, कुलीन कहा जाएगा। देखिए कुलीन उसे कहा जाता है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, जो अच्छे कुल में साथियों एक तरीके से उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न शब्द भी आ जाता है। और ऊसर शब्द की अगर बात करें, जहां कुछ पैदा ना हुआ हो। क्या, जहां कुछ पैदा ना हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहां कुछ पैदा ना हुआ हो, जहां कुछ पैदा ना हुआ हो, उसके लिए साथों एक शब्द क्या होगा, तो आपको ऊसर बता देना है। अगर हम बात करते हैं साथों अजर शब्द की, क्या, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसे अजर कहा जाता है। अगर अमर शब्द की बात करें साथियों, जो कभी ना मरे। क्या, जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाता है, उसे साथियों अमर कहा जाता है। तो ये चारों बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लेंगे, कह रहे कि चुल्लुओं लहू पीना। चुल्लुओं लहू पीने का मतलब क्या होता है, तो साथियों जड़ से खत्म करना नहीं, दिया बुझाना नहीं, बहुत कष्ट देना। चुल्लुओं लहू पीना यानी कि साथियों बहुत कष्ट देना, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है, बहुत कष्ट देना कह लो या बहुत परेशान करना कह लो। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि उसको प्राण निकल गए, अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। होना क्या चाहिए साथियों, होना यह चाहिए उसके प्राण निकल गए। ठीक है, निकल आए एक तरीके से होना चाहिए क्या,
कुल मिला के अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, उसको ये आपका गलत लग रहा है, ठीक है, उसके प्राण निकल आए ये कह सकते थे, तो इसमें साथियों दिक्कत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहने कि मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो यहां पर आपको बताने की दिक्कत आपको कहां पर लग रही है, मुझे, ठीक है, प्रथम पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त हुआ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है साथियों, पुरस्कार जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना वो सही लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा यहां पर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों के अगर ये लिखा हुआ किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी कभी कभी आंसर हो जाता है, एग्जामिनर सही वाक्य भी आपको दे देता है। उसके बाद देखिए, कहने कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है बताइए, तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वस्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, उसको विश्वस्त कहा जाता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी बताइए, कौन से शब्द की सही वर्तनी है मुझे बताइए। अच्छा यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि कभी कभी साथियों आपसे कहा जाता है ना कि पूर्णिमा, एक गलत शब्द आपको दे दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसकी सही वर्तनी क्या होगी, तो पूर्णिमा ऐसे नहीं लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, पूर्णिमा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमा कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा वाल्मीकि की बहुत बार पूछी जाती है, तो वाल्मीकि की अगर बात करें, वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। अच्छा उसके अलावा साथियों यहां पर अगर बात करें सिंदूर शब्द की पूछी जाती है, तो सिंदूर शब्द की अगर बात करें, सिंदूर साथियों ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के अगर यहां पर बात करते हैं कालिदास कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए राजा का समानार्थी शब्द यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। अगर यहां पर हम बात करें राजा के समानार्थी शब्द साथियों क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि राजा की अगर हम बात करते हैं तो राजा को क्या नृप कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, राजा को नृप भी कहा जा सकता है और राजा को साथियों महीप भी कहा जा सकता है, क्या नृप भी कहा जा सकता है और महीप भी कहा जा सकता है, ठीक है। अच्छा ये मयंक का मतलब क्या होता है साथियों, मयंक का मतलब होता है साथियों चंद्रमा, मयंक का मतलब क्या होता है साथियों, चंद्रमा होता है, मयंक का मतलब चंद्र होता है, ठीक है ना। और मयंक का मतलब साथियों शशि भी होता है, क्या होता है, मयंक का मतलब शशि भी होता है। राकेश आपने नाम सुना होगा, राकेश का मतलब क्या होता है, राकेश का मतलब होता है साथियों चंद्रमा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों रात में निकलता है ना ये चंद्रमा, तो इसको निशापति भी कहा जाता है, क्या इसको चंद्रमा को कहा जाता है साथियों, निशापति भी कहा जाता है, ये आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। अच्छा यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए राजा को नृप भी कहते हैं और राजा को नृपति भी कहते हैं, क्या राजा की अगर बात करें राजा को नृपति भी कहा जाता है और राजा को ही साथियों भूपति भी कहा जाता है, क्या नृपति भी साथियों भूपति भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें राजा को राव भी कहते हैं और राजा को साथियों सम्राट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा को सम्राट भी कहते हैं। ये सारी जानकारी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगर हम मुकुंद शब्द की बात करते हैं तो साथियों दामोदर हो गया, नारायण हो गया, दामोदर हो गया, रामायण हो गया, पीतांबर हो गया, ये सब मुकुंद के पर्यायवाची हैं। तो कुल मिला के राजा का पर्यायवाची की अगर बात करें तो महीप आपका यहां पर क्या होगा साथियों, महीप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि बस एक आध क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद से साथियों जीके के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए करके ठंडी हवा अच्छी, क्या ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो हवा का साथियों पर्यायवाची आपको यहां पर बताने, देखिए अगर हम बात करें हवा का पर्यायवाची क्या होता है, तो हवा को साथियों समीर कहा जाता है। हवा की अगर बात करें तो हवा को साथियों वायु भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करें हवा को साथियों अनिल भी कहा जाता है। हवा को अगर बात करें वायु भी कहा जाता है और हवा को साथियों वात भी कहा जाता है। आपने सुना होगा मारुति, मारुत की अगर बात करें तो मारुत का मतलब क्या होता है साथियों हवा होता है। अब देखिए समीर भी कहते हैं और समीरण भी कहा जाता है, हवा को समीर भी कहते हैं और हवा को साथियों समीरण भी कहा जा सकता है। उसके अलावा आवास की अगर बात करें तो आवास क्या मतलब होता है, घर होता है। उसके अलावा आवास को साथियों आलय भी कहा जा सकता है, आवास को साथियों निवास भी कहा जा सकता है और आवास को साथियों एक तरीके से बात करें निकेत भी कहा जा सकता है। तो ये सारे आवास के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहां पर अनल शब्द की अगर बात करें, अनल का मतलब पता क्या होता है साथियों, अनल का मतलब होता है आग और आग को एक तरीके से पावक भी कहते हैं, आग को साथियों दहन भी कहते हैं, आग की अगर बात करें तो ज्वलन भी कहते हैं। ये सब आपका रिवीजन हो रहा है और आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें आग को कृषाणु भी कहते हैं, बिल्कुल जो एग्जाम में आता है
है वही चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कृषाणु कहते हैं और साथियों हुताशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अनिल की अगर बात करें तो अनिल के बारे में मैंने आपको बता दिया साथियों। अनिल का मतलब होता है हवा, वायु, समीर, अनिल, ये सब। तो कुल मिला के हवा का पर्यायवाची पूछा गया था। हवा का पर्यायवाची इसमें से साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां से साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। कहने के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कहा जा रहा है 15 अगस्त, यहां शुरू हुआ है। 15 अगस्त को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? तो ये साथियों 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, अभी तो हिंदी चल रही भाई साहब, अभी तो हिंदी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी को देख लेंगे। एक आध क्वेश्चन और बचे हैं। कहने कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको तो विधुर कहा जाएगा। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहा जाता है, उस स्त्री को। लेकिन जिसका एक तरीके से पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको विधुर कहा जाता है। अगला देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, कहा जा रहा है कि मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों, लिखा हुआ मेला में, मेला में नहीं होना चाहिए साथियों, मेले में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेले में बहुत सी चीजें बिकती हैं। तो मैं कहूंगा दिक्कत यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हुए। तो ये 26 सवाल थे हिंदी के। इन 26 सवालों में से चेक करिएगा आपका स्कोर कितना रहा है। कह रहे कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूंगा जो तमिल साहित्य है ना, यह संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कह रहे कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य साथियों पूर्वी हिस्से से संबंधित है। किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी हिस्से से संबंधित है। अगला देखिए, कह रहे कि खगोलविद जिनका नाम वाराहमिहिर और कवि कालिदास, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये एक तरीके से किसके दरबार के हिस्सा थे? ये विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है। अगले नंबर, और विक्रमादित्य किसे कहा जाता था साथियों? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे साथियों वाराहमिहिर और कालिदास। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक बुलंद दरवाजा, तो ये बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित साथियों? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अगला देखिए, कह रहे कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? मुझे बताइए ये कब बनवाई गई थी? तो 1656 में बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी साथियों? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। और इस मस्जिद की बात करें, लाल पत्थर के से और संगमरमर से साथियों ये बनी हुई है। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर के, और ये भारत की एक तरीके से कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मस्जिद ही कहलाई जाती है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो साथियों 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की साथियों मृत्यु हो गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो। साथियों यहां पर अगर बात करें, मैंने बताया आपको कि जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। देखिए एक अगर मस्जिद का साथियों मैं आपको नाम यहां पर बता दूं, ये भोपाल में साथियों मस्जिद है, ताज उल मस्जिद इसका नाम है। क्या साथियों? ताज उल मस्जिद इस मस्जिद का नाम है। और ये कहां पर है साथियों? ये भोपाल में है, ठीक है ना, भोपाल में है। तो ये मस्जिद भी साथियों भारत की बड़ी मस्जिदों में से आती है। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन के आधार पर साथियों आपको आंसर देना है। खैर अब अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? तो साथियों ये लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी डंडा लगने की वजह से। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो इसको साथियों व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसको साथियों अगर बात करते हैं व्हाइट मैन कमीशन, क्या व्हाइट मैन कमीशन किसको कहा जाता है? तो साथियों व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन को कहा जाता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की वजह क्या थी? तो ये वजह आपसे पूछी जा रही है। इनमें से कोई नहीं, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, नहीं। नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ये आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? साथियों मुझे बताइए।
तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। देखिए अनुच्छेद, दो अनुच्छेद हैं, एक तो अनुच्छेद 28 और एक साथियों 29 है। ये अल्पसंख्यकों के बारे में बताता है। तो यहां पर अनुच्छेद 29 है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 29 आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका धर्म कुछ भी है, तो इनको करने की अगर बात करें साथियों, ये स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना को साथियों क्या कहा जाता है, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो संविधान की प्रस्तावना है इसको क्या कहा जाता है। देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है ना, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसको क्या क्या कहा जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी साथियों किसे कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। क्या संविधान की आत्मा भी इसी को कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल प्रस्तावना को ही साथियों संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी साथियों कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, इसको प्रेम्बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको प्रेम्बल भी कहा जाता है। और प्रेम्बल को हिंदी में क्या कहा जाता है साथियों, आमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, प्रेम्बल को हिंदी में आमुख कहा जाता है। तो कुल मिला के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, आमुख कहा जाता है। आमुख आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों, देखिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात ये नहीं कर रहे हैं आप। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में कोई एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनको निकालने में साथियों कुछ मेहनत लगती है और पूरी टीम की मेहनत है। तो अगर आप ये लाइक करेंगे तो सिर्फ मेरे पास नहीं पहुंचेगा, पूरी टीम साथियों मोटिवेट होगी। तो आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी साथियों कर दीजिए। भले जय हिंद का नारा किया करो, लेकिन हर एक वीडियो में साथियों आपका कमेंट जरूर आया करे, क्योंकि जब जय हिंद का नारा आता है साथियों तो एक तरीके से देशभक्ति साथियों नजर आती है, कुछ भी कहो। तो कुल मिला के हर एक वीडियो में, सिर्फ इस वीडियो में नहीं, मैं नहीं कहूंगा साथियों कि वीडियो की तारीफ करो, आप जय हिंद का कमेंट कर दिया करो, मेरे लिए साथियों वही बहुत है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस सवाल की। कहा जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, तो कब कब तक साथियों ये बने रह सकते हैं, ये 65 आयु की उम्र तक साथियों बने रहते हैं। 4 वर्ष कह लो या 65 वर्ष की आयु कह लो। राइट आंसर आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में कहा जा रहा है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों में साथियों बांटा गया है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए तो कौन कौन से, देखिए एक तो जो आपका ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, और जो मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है दूसरी, और जो जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है, यानी कि 3 स्तरों में साथियों बांटा गया है भारत की पंचायत को। तो कुल मिला के 3 स्तरों के नाम मैंने आपको बताया, वो आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि वह मार्ग कौन सा है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की एक प्रशाखा का हिस्सा बनता है। तो उस स्थान का नाम आपसे पूछा जा रहा है, नाथुला दर्रा साथियों आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, महाराष्ट्र की बात चल रही है। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल। कहने के क्यों कहा जाता है ये आपको साथियों यहां पर बताना है। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं कोयंबटूर की, तो ये किसके लिए जाना जाता है, ये साथियों कपास के लिए जाना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, ये कपास की वजह से जाना जाता है साथियों, इसलिए इसको एक तरीके से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयंबटूर को। क्यों, क्योंकि कपास उद्योग की वजह से इसको कहा जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो तकरीबन 45% से लेकर 55% ये जनसंख्या ये रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगला सवाल कह रहे कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है, तो साथियों आवृत्ति जो है ना ये इसके तारतम्य को तय करती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो साथियों कौन कौन से कथन सही है। देखिए प्राकृतिक फाइबर सस्ता है, बिल्कुल। प्राकृतिक फाइबर सशक्त है, बिल्कुल। कम टिकाऊ है, ऐसा नहीं है। धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान है, ये बात भी बिल्कुल सही है। गलत की अगर बात करें, प्राकृतिक फाइबर कम टिकाऊ नहीं है, यानी कि ठीक ठाक टिकाऊ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनमें से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है ना साथियों वो पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए
और अगर पिटवे लोहे की अगर बात करें, इसको साथियों गड़ा हुआ लोहा भी कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है क्या? इसको गड़ा हुआ साथियों लोहा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको रोट आयरन भी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या? रोट आयरन भी कहा जाता है। ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लेंगे, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध होती है, यानी कि मैलीएबल होती है। तो किसकी बात चल रही है? सोने और चांदी की बात चल रही है। अगर ये सवाल आए तो सोना चांदी आपको लगा देना है मेरे भाई। अब उसके बाद यहां पर अगर बात करें, अब सातों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी रीजनिंग के सवालों को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यहां से अगर बात करें साथियों, बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं साथियों इस सवाल की। कह रहे कि जैसे 15 से यहां पर 225 हुआ है, क्या 15 से यहां पर साथियों क्या हुआ है? 225 हुआ है। तो वैसे ही आपको बताना है कि 24 से साथियों यहां पर क्या हो सकता है। अब देखिए आप यहां पर बहुत आराम से, अगर 15 गुणा 15 की बात करते हैं तो कितना होता है साथियों? 225 होता है। तो ये लॉजिक हमें समझ में आया क्या? 24 गुणा अगर 24 करते हैं तो क्या हमें कुछ ऑप्शन में से मिलेगा? तो 24 गुणा 24 करके एक बार देख लेते हैं। 4 चौक 16 हो गया, 4 दूना 8 और एक 9 हो गया, ठीक है। और ये 48 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5, यानी कि क्या? अगर 576 ऑप्शन में है तो मैं कहूंगा ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी में 576 है। तो कुल मिला के आंसर आपका अगर पहले से आ गया था साथियों ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए, एक आकृति साथियों आपको दी गई है, ये इस टाइप की। आपको बताना है ये जो आकृति है ना, ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, सी में, या साथियों डी में। चलिए अगर हम ये यहां पर बात करें, यहां पर ढूंढने की कोशिश करें, तो देखिए ये एक ऐसी लाइन तो मुझे दिख रही है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि पूरी बनेगी भी नहीं बनेगी। अब ये ऐसे करके मैंने कर दिया, इसको साथियों, ठीक है, इसको साथियों मैंने ऐसे करके कर दिया, और ये ऐसे बिल्कुल साथियों ये सेम आकृति बन रही है कि यहां पर वो आकृति बन रही है। देखते हैं साथियों, ठीक है, ऐसे करके कर दिया, ठीक। अब देखिए ऐसे करने के लिए मेरे पास कोई लाइन नहीं है, तो मैं कहूंगा ये आकृति नहीं बन पाएगी। यहां पर अगर बात करें, ऐसे करने के लिए हमारे पास कोई लाइन नहीं बन पाएगी। यहां पर ऐसे करके है, लेकिन यहां पर ऐसे आई है, तो मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, बल का वही संबंध साथियों किससे हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है साथियों, बल का वही संबंध न्यूटन से हो जाएगा, क्या? ठीक है, वही संबंध साथियों न्यूटन से हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब यहां पर अगर बात करें कि आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें सबसे असंगत कौन सा, यानी कि एक में सबसे अलग रूल लगा होगा, वही आपको बताना है कि किसमें सबसे अलग रूल लगा है। देखिए डी जो है ना वो 4 पर आता है, ई की बात करें 5 पर आता है, ओ साथियों 15 पर आता है, एम 13 पर आता है। इसकी अगर बात करें, जे 10 पर आता है, के 11 पर आता है, यू 21 पर आता है, एस 19 पर आता है। इसकी अगर बात करें, पी 16 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, जेड 26 पर आता है, वाई आपका 25 पर आता है। इसकी बात करें, एल 12 पर आता है, एम 13 पर आता है, डब्ल्यू साथियों 23 पर आता है, यू 21 पर आता है। अब देखिए यहां पर 1 बढ़ाया गया है, और यहां पर 10 बढ़ा दिया गया, और यहां पर 2 घटा दिया गया। यहां पर साथियों 1 बढ़ाया गया, यहां पर एक तरीके से बात करें कितना बढ़ाया गया, तो मैं कहूंगा यहां पर भी तो 10 बढ़ाया गया, और यहां पर एक तरीके से 2 घटा दिया गया। यानी कि जो लॉजिक यहां पर लगा वही लॉजिक यहां पर लगा। अब इसको देखिए साथियों जरा, यहां पर 1 बढ़ाया गया, ठीक है। यहां पर अगर बात करें कितने, यहां पर साथियों 9 बढ़ाए गए हैं भाई साहब, 9 बढ़ाए गए हैं, तो ये लॉजिक तो हमारा यहां पर नहीं लग रहा है। इसकी बात करें, यहां पर 1 बढ़ाया गया, यहां पर 10 बढ़ाया गया, और यहां पर 2 घटा दिए गए। तो जो लॉजिक यहां पर लगा वही लॉजिक यहां पर लगा, वही लॉजिक यहां पर लगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है, 10 नहीं बढ़ाया गया, यहां पर 9 बढ़ाया गया। तो सबसे असंगत, सबसे विषम ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, और वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कथन आपके सामने है और कुछ साथियों 2-3 निष्कर्ष आपके सामने हैं। तो इन कथनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है। कहने कि कुछ चम्मच प्लेट है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये चम्मच हो गए, और इतने चम्मच क्या कह सकते, इतने चम्मच साथियों प्लेट हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि कुछ प्लेट गिलास है, तो मैं कहूंगा इतने प्लेट क्या हो गए, इतने प्लेट साथियों गिलास हो गए, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए। कहा जा रहा है साथियों यहां पर, यानी कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, ठीक है, कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? कुछ प्लेट चम्मच हैं, ये तो सरासर गलत है।
उसके बाद करेंगे कुछ गिलास चम्मच है। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको समझ में आई होगी, यहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी गिलास चम्मच नहीं है, और यहां पर कह रहे हैं कि कुछ गिलास चम्मच है। अरे कोई एक ही बात तो सही होगी, या तो कुछ गिलास चम्मच होंगे या कोई भी गिलास चम्मच नहीं होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई या तो एक सही होगा या तीन, तो यहां पर आप ऐसा ही चेक करेंगे कि या तो निष्कर्ष एक निकलेगा या साथियों तीन अनुसरण करेगा। तो कुल मिला के इस कंडीशन को आपको समझना है। ऐसे सवाल आते हैं और बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं, तभी साथियों मात खा जाते हैं इस वाले चैप्टर में। बाकी इसमें इन चैप्टर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें दिक्कत आपको मिले। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। सुनीता राजपाल की भाभी है, रघुवीर सुनीता के पिता हैं और सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र और रामपाल का हर्ष से क्या संबंध है, यानी कि हर्ष क्या कहेगा रामपाल को। तो जैसा जैसा सवाल में कहा जा रहा है हम ठीक वैसा वैसा कर देते हैं। यानी कि राजपाल रामपाल दो भाई हैं, यानी कि दो आपस में साथियों भाई हैं। कौन कौन साथियों, यहां पर राजपाल की बात है, राजपाल हो गए, और उसके अलावा राजपाल का भाई कौन है साथियों, रामपाल है। ये अभी एक बात यहां पर कही गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सुनीता जो है ना ये राजपाल की भाभी है। देखिए अगर राजपाल की भाभी है सुनीता, तो मैं कहूंगा ये रामपाल की पत्नी होगी। क्या सुनीता की अगर बात करें तो सुनीता की अगर बात करें, सुनीता रामपाल की पत्नी है और ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, कह रहे रघुवीर सुनीता के पिता हैं, यानी कि सुनीता के पिता की अगर बात करें तो सुनीता के पिता का नाम क्या है साथियों, रघुवीर है। ठीक है, रामपाल के ससुर जी हैं ये रघुवीर। ठीक है, उसके बाद कहने के सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। सुनीता जो है ना साथियों ये विक्रम की इकलौती बहन है, यानी कि सुनीता के भाई का नाम क्या है, विक्रम है। ठीक है, ठीक है, हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है, यानी कि इन दोनों के पुत्र का नाम क्या है साथियों, हर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि रामपाल का हर्ष से क्या संबंध, यानी कि इनका और इनका आपसे पूछा जा रहा है संबंध क्या है। हर्ष क्या कहेगा राजपाल को, क्या रामपाल का पूछा जा, अच्छा सॉरी राजपाल का नहीं बल्कि रामपाल का पूछा जा रहा है कि रामपाल और हर्ष का क्या संबंध है। तो हर्ष क्या कहेगा रामपाल को, पिता ही तो कहेगा। तो पिता कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इसको आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। देखिए एस टी यू यहां पर है, एस टी यू यहां पर है, एस टी यू यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब आपको साथियों ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा आता है, एन पहले आता है या एन, एफ क्या पहले आता है या एन, मैं कहूंगा एफ आता है। पी पहले, एम पहले, एम इससे पहले सबसे पहले एफ आता है, तो मैं कहूंगा 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब बताइए पी पहले आता है या एम, तो मैं कहूंगा एम पहले आएगा। एम में साथ ये बी पहले आएगा तो 2 हो जाएगा, उसके बाद एक वाला आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करते हैं एन पहले आएगा। अब देखिए हो कौन कौन से गए हैं, 4 हो गया है, 2 हो गया है, 1 हो गया। अब बताइए कि पी पहले आता है या एन, तो मैं कहूंगा एन पहले आता है, यानी कि साथियों 5 आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आपका 3 आ जाएगा। तो 421 53 कौन से ऑप्शन में है, देखिए जरा 421 और 53 ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कहने के 7 है, 11 है, 16 है और उसके बाद साथियों 22 है और उसके बाद आपको बताने कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 37 है और उसके बाद साथियों यहां पर 46 है। चलिए तो यहां पर अगर हम लोग साथियों बात करें कि आखिर यहां पर लॉजिक क्या लगा हुआ है, तो देखिए 7 से 11 हुआ है तो मैं कहूंगा यहां पर 4 बढ़ाया गया है, 11 से 16 हुआ है तो 5 बढ़ाया गया है, और 16 से 22 हुआ है तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 6 बढ़ाया गया। तो बच्चा बच्चा बता देगा भाई 4 बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया, 6 तो 7 बढ़ाया जाएगा, क्या यहां पर 8 बढ़ाया जाएगा, क्या यहां पर 9 बढ़ाया जाएगा। एक बार देख लीजिए, इसमें अगर 9 बढ़ा है ना तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही, और बिल्कुल साथियों वाकई में 9 ही बढ़ा हुआ है। तो 22 और 7 कितने होते हैं साथियों, 29 होते हैं, 29 और 8 37 होते हैं, यानी कि हमारा आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29 के साथ ही जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत है, यानी कि 4 बिंदु कौन सा दर्शा रही है, तो मैं कहूंगा 4 बिंदु ये वाला दर्शा रही है, तो इसके विपरीत पर कौन होगा। देखिए अगर ये 3 वाले बिंदु है, अगर आपसे पूछा 3 बिंदु वाले के विपरीत कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, 5 वाला ये आ जाएगा, ठीक है ना, 5 वाला आ जाएगा। अगर आपसे मतलब ये निपट गया, ये निपट गया। एक का अगर आपसे पूछा जाता तो आप 2 बताते, एक का विपरीत क्या हो गया साथियों, 2 बिंदु वाला हो गया। 4 बिंदुओं के विपरीत वाला पूछा जा रहा है तो साथियों 4 बिंदुओं के विपरीत वाला 6 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 6 बिंदु वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं कि जैसे कि यहां पर 5 + 8 करके आपने 14 बना दिया गया है,
आपने उसी प्रकार यहां पर 9 प्लस 6 करके 21 बना दिया गया है। उसी प्रकार आपने 4 प्लस 10 करके यहां पर 13 बना दिया गया है। तो आखिर कैसे आपने ये किया है, तो 7 प्लस 2 करके यहां पर कौन सा नंबर बनेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। अब देखिए, हम 5 और 8 तो हमारा कितना होता है साथियों, 13 होता है। इसमें एक जोड़ देंगे, 14 हो गया, ठीक है। 9 और ये 15 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो 16 आएंगे, तो 21 है, यानी कि लॉजिक हमारा बेकार हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे यहां पर ध्यान आ रही, अगर हम इसका डबल करते हैं, इस 5 का डबल कर दें तो 10 हो जाएगा, और इसका अगर हम आधा कर दें तो 4 हो जाएगा। तो 10 और 14, 10 और 4 14 ही तो होते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें, हम इसका डबल कर दें तो 18 हो जाएगा, और इसका आधा कर दें तो 3 हो जाएगा। 18 3 21 ही तो होता है, ठीक है। इसका अगर डबल कर दें 8 हो जाएगा, इसका अगर आधा कर दें 5 हो जाएगा। 8 5 5 13 ही तो होता है, यानी कि इसका डबल कर दें 14 हो जाएगा, इसका आधा कर दें तो 1 हो जाएगा, यानी कि 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि 15 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, एक नंबर सीरीज का और सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहने के 1 है, 8 है, और उसके बाद 64 है, उसके बाद 512 आ गया है, और फिर आपको बताने के अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है। अब देखिए, ये तो मुझे 2 का क्यूब लग रहा है, ये 4 का क्यूब लग रहा है, ठीक है, और 4 का क्यूब हो गया। और इसकी अगर बात करें, ये साथियों 8 का क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, ये 8 का क्यूब है, 512। तो यहां पर क्या आ जाएगा मुझे बताइए। देखिए, ये तो 2 का पहाड़ा ही चल रहा है साथियों एक तरीके से, ठीक है। मतलब या तो ऐसे भी देखिए, दो लॉजिक है, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पर साथियों 16 आ जाएगा, और यहां पर क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, तो यहां पर सातों स्क्वायर आ जाएगा। 16 का अगर बात करते सातों, अच्छा एक काम ये करिए, सॉरी मैंने यहां पर स्क्वायर क्यों लिख दिया है, अरे भाई 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 8 का क्यूब 512, और 2 का क्यूब साथियों 8, और 1 के क्यूब की बात करें तो 1 ही आ जाए। गलती मुझसे ये हो गई, मैंने यहां पर स्क्वायर लग दिया, और शायद बोल भी दिया होगा कि 4 का स्क्वायर 64, सॉरी 4 का क्यूब होता है 64। अब 16 का यहां पर क्यूब आ जाएगा, तो 16 का क्यूब कितना होता है, 16 का स्क्वायर तो साथियों, ठीक है, 256 होता है। अब 16 से एक बार और हम गुणा कर लेते हैं, तो 6 चंग 36 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 33 हो गया, 6 दूना 12 और 3 15 हो गया, और आपका 2 5 6 यहां पर आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, और 4, यानी कि 4096 हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं कहूंगा 16 का स्क्वायर, 16 का क्यूब साथियों क्या हो जाएगा, ठीक है, 4000 साथियों यहां पर 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक निश्चित गुण भाषा में GROWTH को क्या लिखा जाता है, OIGHGW लिखा जाता है। तो उसी प्रकार GODREJ को क्या लिखा जा सकता है साथियों, ये बात यहां पर आपको बताना है, ये बात आपसे पूछी जा रही। अब देखिए, हमें सबसे बड़ा हमारे पास चैनल है कि आखिर ये चैलेंज ये है कि अगर इन लेटर से ये लेटर्स बना कैसे है, इन लेटर से ये लेटर साथियों बना कैसे, सबसे बड़ा हमारे पास चैनल ये है, ठीक है, चैलेंज ये है। तो देखिए, ये होता है साथियों 7 पर, ये होता है 18 पर, ये होता है 15 पर, W होता है 23 पर, T होता है 20 पर, H होता है 8 पर। इसकी बात करें तो ये 15 पर, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर, G 7 पर, W 23 पर, ठीक है। अच्छा, ये तो सेम सेम आ रहा है, 23 है, चलिए कोई नहीं। तो ये 7 से 14 हुआ है, 8 बड़ा है, 18 से 9 हो गया है, ठीक है, अब एकदम से ये कम हो गया, ठीक है, 15 से 7 हुआ है, ठीक है, 23 से 8 हुआ है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साथियों लॉजिक मुझे, लेकिन एक बात मुझे यहां पर समझ में आ रही है, जो मैं आपको साथियों अगर ऐसे समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएंगी। ये मैंने लिखा GROWT और H लिखा, और उसके नीचे ये मैं लिख रहा हूं साथियों OI, क्या OIG और H, और साथियों G और W। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें और मैं आपको समझाऊं, तो देखिए G ये यहां पर है, O ये यहां पर है, H ये यहां पर है, W ये यहां पे है। अब ये R कैसे आ गया, आर कैसे आ गया, आर का विपरीत होता है आई, जैसे कि भाई ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, उसी प्रकार आर का विपरीत होता है आई, और टी का विपरीत क्या होता है साथियों, जी होता है। तो मैं कहूंगा यही लॉजिक यहां पर आएगा, बिल्कुल डी यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है, जी यहां पर आ जाएगा, जे यहां पर आ जाएगा, आर यहां पर आ जाएगा। ई का विपरीत क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, LOVE, ई का विपरीत वी, तो यहां पर वी आ जाएगा, और ओ का विपरीत साथियों एल होता है, तो यहां पर एल आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, DLGJVR, ये ऑप्शन साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर,
अब इस सवाल की अगर बात करें करें कि उस वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से साथियों दर्शाती है। प्रवेश परीक्षण, प्रश्न, अभ्यास परीक्षण। तो अब आपको बताने देखिए, प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न तो अभ्यास परीक्षण में भी होंगे और प्रश्न साथियों प्रवेश परीक्षण में भी होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं साथियों, ये अगर हम बात कर ले, ये मान लीजिए प्रश्न हो गया और कुछ प्रश्न साथियों एक तरीके से प्रवेश परीक्षण में हो गए। ठीक है, और कुछ प्रश्न की अगर बात करते हैं यहां पर तो ये साथियों अभ्यास परीक्षण में हो गए। तो कुछ इस प्रकार का आपका आरेख बनेगा और ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ऐसा आरेख बना हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल की अगर हम बात करते हैं साथियों, इस सवाल की अगर बात करें करेंगे एक निश्चित गुट भाषा में TAILOR को 538490 लिखा जाता है, LAND को 4367 लिखा जाता है, तो DRAIN को क्या लिखा जा सकता है, ये आपको यहां पर बताना है। कभी भी अगर बात करें साथ ऐसे करके हो तो आप ये भी चेक कर लिया करो कि कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि यहां पर डी आया है, तो ऐसा तो नहीं साथियों डी का कोड यहां पर, जैसे कि टी का कोड यहां पर 5 कह दिया गया, ए का कोड यहां पर 3 हो सकता हो ऐसा हो, मैं अभी इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, आई की बात करें, आई का कोड 8 हो गया हो, तो अब हमें डी का कोड चाहिए। अब डी कहां पर है साथियों, डी यहां पर है, इनके डी का कोड है 7, क्या 7 यहां पर आएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, बिल्कुल साथियों 7 तो 3 ऑप्शन में है। अब आप आर का कोड ढूंढिए, आर का कोड साथियों यहां पर 0 बनेगा, तो 70 देखिए इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, यानी कि ये लॉजिक हमारा सही है। ए की बात करें, ए का कोड देखिए साथियों 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी ए का कोड क्या है, 3 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए का कोड 3 आ गया। आई की अगर बात करें तो आई का कोड साथियों क्या है, 8 है, तो ये 8 आ जाएगा। और एन की अगर बात करें, एन का कोड साथियों यहां पर 6 है। ठीक है, तो मैं कहूंगा 70386 कहां पर लिखा हुआ है, 70386 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो अब साथियों यहां पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चंस आ चुके। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चंस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पर देखिएगा। चलिए, यानी कि किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 है, यानी कि एक बैग है उस पर लिखे होंगे ये 350 रुपए का है, और कहने के वो दुकान वाला उस पर एक छूट देता है 10% की। तो जब 350 रुपए पर 10% की छूट दी जाएगी तो उसको 90% में बेचा जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा बैग के विक्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, यानी कि बैग को जो 10% की छूट देने के बाद बैग बेचा गया है तो वो कितने रुपए का बेचा गया है। ठीक है, तो इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 35 की गुणा साथियों 9 से कर लीजिए, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 और आपका कितना हो जाएगा साथियों 31 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु 350 रुपए की है और 10% की छूट दी जाती है तो वो वस्तु 315 रुपए की बिकेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, कहने के 6 घंटियां हैं जो क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। ठीक है, 6 घंटियां और 6 का समय आपको दे रखा है, यानी कि शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। ये डिक्टो सवाल आपसे पूछा जाता है। इस डिक्टो सवाल में आपको क्या करना है, आपको एलसीएम से काम लेना है, यानी कि जो शुरू के नंबर है ना 12, 9, 8, 6, 3, 10, इनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। कैसे एलसीएम निकालोगे, 12, 9, 8, 6, 3 और ये 10, इनका आपको सबसे पहले यही काम करना है कि इनका एलसीएम निकालिए। तो 2 से कट कीजिए, 6 आ गया, 9 कटेगा नहीं 2 से तो 9 का 9 रखेंगे, 8 कटेगा 4 आ जाएगा, 6 कटेगा 3 आ जाएगा, 3 नहीं कटेगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसको फिर से 2 से कट कीजिए, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 9 लिखा रहने दीजिए, 2 दूना 4, 3 लिख दीजिए, 3 ऐसे लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब देखिए 2 से एक बार और कटेगा, 3 ऐसे लिख दीजिए, 9 ऐसे लिख दीजिए, 2 एकम 2, 3 ऐसे लिख दीजिए, 3 ऐसे लिख दीजिए, 5। अब आपको क्या करना है, अब 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 5 नहीं कटेगा। अब 3 की एक बार और जरूरत पड़ेगी यहां पर और उसके बाद साथियों 5 की जरूरत पड़ेगी यहां पर। अब आपके सामने आपको अंत तक काट करना है जब तक साथियों सारे नंबर कट नहीं हो जाते। अब उसके बाद साथियों आपको क्या काम करना है, आप उसके बाद साथियों ये जितने नंबर है ना इनको गुणा कर लीजिए आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इनको साथियों आप गुणा कर लीजिए, 2 4 4 8, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, और 24 की गुणा 15 से कर लीजिए,
24 की गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूना 10 और ये आपका 12 आ जाएगा और यहाँ पर 24 आ जाएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया। यानी कि एलसीएम कुल मिला के हमारा कितना निकला साथियों, 360 निकला। अब यहाँ पर साथियों देखिए 12 घंटे में एक साथ वो कितनी बार बजेंगी, तो ये तो 360 ये मिनट निकला है, ये 360 मिनट निकला है। इस 360 को घंटे में अगर हम बदले कि भैया 360 में कितने घंटे होंगे, तो 60 से भाग दे दीजिए साथियों। मैं कहूंगा यहां पर 6 घंटे आ गए हैं। कितने घंटे आ गए? 6 घंटे यहां पर आ गए। चलिए अब हमें कुछ जगह चाहिए होगी तो साथियों इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पर हटा देंगे। अब यहां पर 6 घंटे आ गए। अब आपको क्या करना है, देखिए 6 घंटे में सभी घंटियां एक साथ बजती हैं कितनी बार? 6 घंटे में 6 घंटे में 6 घंटे में सभी घंटियां 6 घंटे में सभी घंटियां एक साथ एक बार बजती हैं। सभी 6 घंटे में सभी घंटियां एक साथ, ठीक है ना, एक साथ जो है ना वो कितनी बार बजती हैं? वो एक बार बजती हैं। यहां पर पूछा जा रहा है 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो जब यहां पर अगर बात करें 6 घंटे में सभी घंटियां एक साथ एक बार बजती हैं, तो अगर हम यहां पर अगर बात करें साथियों 12 घंटे में पूछा है ना, कितना साथियों पूछा है? 12 घंटे में पूछा है, तो 12 घंटे में भाई 2 बार बजेंगे। अरे भाई 6 घंटे में एक बार बज रही हैं, तो पूछा गया यहां पर सवाल में कि 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो 2 बार ही तो बजेंगी। तो 2 बार बजेंगी, 2 बार कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार है, एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया तो ऐसे बहुत सारे सवाल साथियों आते हैं, और इस टाइप का हर एक सवाल साथियों, मतलब इस टाइप का एक सवाल आता जरूर है हर एक एग्जाम में। तो इस वाले सवाल को आप, मैं कहूंगा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा इस सवाल में, वो आपके कई सारे क्वेश्चन में काम आती है अक्सर। देखिए यानी कि 9480 रुपए की धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यानी कि ये 3 लोग हैं, एक्स हैं, वाई है, जेड, 3 लोग हैं। यानी कि एक्स और वाई के भाग का अनुपात जो है वो 5:6 है। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई को जो दिया जाता है ना वो 5, अगर एक्स को 5 दिया जाएगा तो वाई को 6 दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि x और z के भाग कितना है साथियों? x और z का भाग कितना है? अगर x को कहने के 4 दिया जाएगा तो z को 7 दिया जाएगा। तो कहने के y और z के भागों के बीच अंतर क्या है? सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि y का भाग कितना है और z का भाग कितना है, ये हमें निकालना होगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास एक सिंपल सा साथियों होता है, क्या मैं अगर साथियों इसको हम अगर ऐसे निकालना चाह रहे हैं, कैसे? x अनुपात, ठीक है, y अनुपात z, लेकिन हमें क्या दिक्कत क्या है साथियों? यहां पर x 2 बार हमें दे रखा है, तो हमें पता मजबूरन में साथियों किस टाइप में लिखना पड़ेगा? हमें इसको लिखना पड़ेगा y अनुपात x, ठीक है, y अनुपात x और x अनुपात z, ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा पता? तब हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे y अनुपात x अनुपात z, ये आ जाएगा। तो साथियों y कितना है, एक तरीके से अगर बात करें y अनुपात x कितना है? y अनुपात x 6:5 है, तो 6:5 आ गया। ठीक है ना। और x अनुपात z कितना है? 4:7 आ गया। अब इसका उल्टा n बना दो और इनकी गुणा कर दो, यानी कि 6 चौक 24, तो ये y आ जाएगा। ठीक है, 4 पंजे 20, तो ये x आ जाएगा। 5 सत्ते 35, तो ये साथियों z आ जाएगा। यानी कि अब आपको x y z का अनुपात मालूम पड़ गया है। ठीक, क्यों हमने ऐसा करा? क्योंकि हमें असल में यहां पर देखिए ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, दूसरे में और दूसरे के पहले में हमें सेम चीज नंबर चाहिए होता है, तब ये वाला लॉजिक लगता है, इसलिए हमने इसको। तो अब हमें y अनुपात x अनुपात z का मान मिल गया है, यानी कि y और z के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए अगर हम ऐसे करें, कैसे करें? क्योंकि कुल राशि हमें पता है, कुल राशि है साथियों 9480। अगर हम सबसे पहले y का मान निकाल लें, y का मान कितना है? y का मान साथियों कितना है? 24 है। ठीक है, y का मान 24 है। अब नीचे आपको पता है कि अनुपात में होता है तो सबका योग आता है, तो इन सब का योग कितना होगा? 24 प्लस 20 प्लस 35, तो ये साथियों 5 और 0 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो क्या ये साथियों कटेगा? अब इसको काटना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट लीजिए, काम आपका साथियों हो जाएगा। 94 तो 80, ठीक है, भाग कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से कितने बार में कटेगा? ये साथियों 1 और 2 और 0 इतने बार में कट जाएगा। ठीक है,
79 कम 79, जो बचेगा वो 8 में चला जाएगा, फिर 79 दुना से वो पूरा पूरा कट जाएगा। अब 120 की गुणा आपको साथियों 24 से करा लेनी है, तो 120 की गुणा साथियों क्या 120 की गुणा एक तरीके से 24 से कराते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, तो आपका यहां पर 2800, ठीक है 2880 आ जाएगा। अब ये पता क्या होगा, ये हम x ही तो निकाल रहे थे, सॉरी ये हम y ही तो निकाल रहे थे, तो ये y हो गया। अब हमें z निकालना है तो साथियों यहां पर हम z भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसकी जगह पर आपको ये वैल्यू रख देना है, क्या वैल्यू रख देना है, इसकी जगह पर आपको 24 की जगह पर आपको क्या रख देना है, 35 रख देना है। यानी कि 120 की गुणा 35 से करा लीजिए तो 120, ठीक है, और 35 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 4200 आ जाएगा। तो कुल मिला के इन दोनों का अंतर बता दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। यानी कि अगर 4200 में से, ठीक है, 2880 को हम घटाते हैं तो कितना बचता है, 2 बचेगा। और ये फिर साथियों मतलब 1 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 11 में से साथियों 8 जाएगा। एक तरीके से अगर बात करें कितना बचेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यानी कि 1320 बचेगा। कितना बचेगा, 1320 बचेगा। ये एक, अरे भाई यहाँ से 1 लिया गया तो ये 1 हो गया। अब इधर से 1 लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ से 1 लिया गया था 4 में से, तो ये 3 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि y और z के बीच अंतर कितना होगा, तो 1320 होगा। इसको थोड़ा सा अगर, क्योंकि मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने 1-2 स्टेप आगे बढ़ाया। अगर इसको आपको शॉर्ट में करना है तो उनके लिए मैं शॉर्ट तरीका भी बता देता हूं। कह रहे हैं y और z के बीच अंतर कितना है, तो यहां पर देख लो y और z के बीच अंतर कितना है। अंतर कितना है साथियों, ये आपका 11 का अंतर है। तो यहां पर अगर आप 11 लिखोगे ना तब भी आपका आंसर वही आएगा। मैं एक बार करके देख लेता हूं, 2400, ठीक है, 80 गुणा क्या हो गया साथियों, गुणा 11 हो गया, और भाग किससे करना है, 79 से भाग करना है। हाँ वही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मेन चीज आपकी ये जो मैंने आपको समझाई है, ये आप लोग एक बार और देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और साथियों बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या होगा। 980 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी के हिस्से का 3/7, सी को ए के हिस्से का 75% मिला, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। ये थोड़ा पिछले पिछले टाइप की तरह सवाल है, यानी कि जैसे पिछला आपका सवाल है ना सातुर, तकरीबन तकरीबन वैसे ही ये सवाल है। चलिए, कहने के 900 रुपए की धनराशि है, 3 लोग ए बी सी 3 लोगों को बांटा गया है। ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है, देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ए को बी के हिस्से का मतलब होता है गुणा, तो गुणा आ गया। बी के हिस्से का 3/7 मिला है, ठीक है। तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते साथियों, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर ये जो बी है ये नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। और क्या हो जाएगा साथियों, एक तरीके से अगर बात करें 3/7, इसको यहां पर लिख लेते हैं। कितना लिख लें साथियों, 3/7 हो गया। यानी कि ए को अगर 3 मिला है तो बी को 7 मिला होगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि सी को ए के हिस्से का 75% मिला, यानी कि सी को ए के हिस्से का आ गया, गुणा आ गया, ठीक है। 75% मिला यानी कि 75/100, प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे 100 लगाओ। तो 75% 75/100, 20% 20/100। इसको कट करेंगे 25 से, 25 तिया और 25 चौक 100, यानी कि क्या आ गया साथियों, एक तरीके से बात करें सी, और ये ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। ए नीचे आ गया, इधर क्या आ गया, 3/4 आ गया। यानी कि अब आपको ए और बी का अनुपात पता है और आपको सी और ए का अनुपात पता है। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे कहूं, अब देखिए यहां पर हम सेम वही चीज लगाएंगे, कौन सी वाली, ये वाली चीज साथियों फॉलो करेंगे तब हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, इसमें दो क्या है, कॉमन हमें क्या मिल रहा है साथियों, कॉमन हमें ए मिल रहा है। तो हम साथियों क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, देखिए बी अनुपात ए, और फिर यहां पर ए रख देंगे, ए अनुपात सी। हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, बी अनुपात ए कितना है, बी अनुपात ए साथियों 7:3 है, और ए अनुपात सी कितना है, 4:3 है, तो 4:3 है। अब इसको अगर हमें बनाना होगा बी अनुपात ए अनुपात सी, तो हम इसको उल्टा इन से करके साथियों गुणा करेंगे, यानी कि 7 चौक 28, ये 28 हो गया, ठीक है। 4 तिया 12, ये 12 हो गया, और 3 तिया 9, ये हो गया। तो आपको बी अनुपात ए अनुपात सी का हिस्सा मिल चुका है। सी का हिस्सा ज्ञात करे पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा साथियों 9 है। तो मैं कहूंगा पूरी धनराशि 980 है, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है तो सी का हिस्सा लिख दिया, बटे में ये तीनों का योग आएगा।
तो इनको जोड़ लीजिए साथियों। 28, देखिए 12 9 कितना हो जाएंगे 21, तो 21 और 28 कितना हो जाएंगे, 9 4 49 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 से कम 49, 49 दूना 98 हो गया, जीरो लग गया, तो 9 दूना 18 हो गया, यानी कि 180 सी का हिस्सा होगा। तो कुल मिला के यहां पर आप ए का भी हिस्सा बता सकते हैं, बी का भी हिस्सा बता सकते हैं, सी का भी, और साथियों डी का भी हिस्सा बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए एक आध सवाल और बाकी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर, तो एक आध सवाल और आप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल है, कह रहे कि 6 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई एफ। कितनी संख्याएं साथियों, 6 संख्याएं यहां पर बताई गई हैं। ए बी सी डी ई एफ में से पहली 5 संख्याएं, ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या, इनका औसत जो है ना, वो अंतिम 5 संख्याएं, अंतिम 5 संख्याएं यानी कि बी सी डी ई एफ के औसत से 26 अधिक है। यानी कि इनका औसत अंतिम वाली संख्याओं के औसत से 26 अधिक है, ये यहां पर साथियों कहा जा रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो इस सवाल की अगर बात करें, देखिए शुरुआत की अगर बात करें तो ए बी सी डी कह रहे कि इतनी संख्याएं हैं और इसमें 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई, इनका औसत जो है वो अंतिम 5 संख्याओं बी सी डी ई एफ के औसत से 26 अधिक है। तो ए और एफ के बीच अंतर बताने, देखिए इसको साथियों हम ऐसे बना सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, यानी कि जो शुरू की 5 संख्या है इनका औसत, तो 5 संख्या है ये इनका औसत हो गया, शुरू की 5 संख्याओं का ये औसत हो गया। और अगर बात करते हैं बाद की 5 संख्या, अंतिम 5 संख्याएं कौन कौन सी है, बी सी डी ई और उसके अलावा साथियों एफ। ठीक है, इनके औसत की बात करें तो ये इनका औसत हो गया, इससे ये 26 अधिक है, तो ये साथियों इसमें 26 अधिक हमने कर लिया, बटे है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़ा लेंगे। अब ये है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये क्या आपका साथियों हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस टी प्लस ई और साथियों प्लस एफ। और इधर साथियों क्या हो जाएगा, 5 की 26 से गुणा करोगे तो 130 आ जाएगा, यानी कि प्लस 130 आ गया। और बटे में क्या रहेगा, बटे में साथियों 5 रहेगा। अब डिक्टो यही चीज सेम यहां पर उतर जाएगी, ये जो है ना ये यहां पर उतर जाएगी बराबर करके, लेकिन 5 ये और 5 ये बराबर है ना, तो 5 से 5 साथियों कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर बात करें अगले स्टेप पे साथियों क्या है, अगर हम बात करें, देखिए ये बराबर के उधर है, अभी ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। अब अगर बात करें ये बराबर के उधर है बी प्लस सी प्लस डी, अब इधर को आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर है बी प्लस का है माइनस का हो गया। ठीक है, सी भी साथियों माइनस का हो गया, डी की बात करें तो डी भी माइनस हो जाएगा, प्लस क्यों बना दिया मैंने। ठीक है, डी भी माइनस का हो गया और साथियों ई भी माइनस का हो गया। एफ को उधर ही रखते हैं, ठीक है, एफ की बात करें एफ को उधर ही रखते हैं क्योंकि एफ इधर है नहीं ना। ठीक है, एफ प्लस 130 हो गया, ये बराबर मैंने कर दिया। अब देखिए बी माइनस का बी प्लस का कैंसिल हो गया, सी प्लस का सी माइनस का कैंसिल हो गया, इस डी से डी कैंसिल हो गया, इस ई से ई कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है साथियों ए बराबर एफ प्लस 130। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप पे करेंगे बराबर के उधर है एफ, बराबर के इधर ले आएंगे, यानी कि ए माइनस एफ बराबर 130 हो गया। तो अच्छा सवाल में देखिए जरा पूछा क्या जा रहा था, कहा जा रहा था कि एफ और ए और एफ के बीच का अंतर क्या होगा, तो ए और एफ के बीच का अंतर साथियों 130 आ चुका है, तो 130 क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों अब आप लोग देखेंगे और अगला सवाल देखते। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।